एक +1 +2 में भी मैंने जो था वो कंप्यूटर साइंस अडॉप्ट कर लिया था 10th। और मुझे ये भी नहीं नॉलेज कि इग्नू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंडर बनी है, मतलब कुछ नॉलेज नहीं, और मैं ऐसे ही धर्मशाला आ गई एक कोइंसिडेंस से। और टीचिंग लाइन को ज्वाइन किया और क्या क्या मुश्किलें रही, और एक स्टूडेंट और टीचर का जो रिलेशन रहता है वो कैसा रहता है, क्या क्या दिक्कतें स्टूडेंट्स को आती हैं या कैरियर के लिए क्या क्या दिक्कत आती है। तो आकृति जी, आपका स्वागत था, लेकिन पास होने की वजह से हमें वो क्वालिटी एजुकेशन वहाँ मिल पाई। हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास शर्मा। आज हमारे नए गेस्ट के साथ जो आकृति जी हैं, जो कि एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं। तो आज हम जानेंगे कि एज ए कैरियर इन्होंने कैसे टीचिंग लाइन को ज्वाइन किया और क्या क्या मुश्किलें रही, और एक स्टूडेंट और टीचर का जो रिलेशन रहता है वो कैसा रहता है, क्या क्या दिक्कतें स्टूडेंट्स को आती हैं या कैरियर के लिए क्या क्या दिक्कतें आती हैं। तो आकृति जी, आपका स्वागत है। नमस्ते। आप थोड़ा सा पहले अपने बारे में बताएं कि आप क्या क्या एजुकेशन या कैसे आप एक टीचिंग कैरियर में आए। नमस्ते, मेरा नाम आकृति शर्मा है। मैं पट्टी पालमपुर से बिलोंग करती हूँ, और पालमपुर जो है एक टी स्टेट है, सभी जानते हैं। और ये मैक्सिमम जो पर्सन है हमारी साइड के वो डिफेंस सेक्टर में जाते हैं, क्योंकि आपको पता ही है विक्रम बत्रा और सौरभ कालिया ये सारे पालमपुर से ही थे। तो मैंने सबसे पहले तो 10th की है प्रियदर्शनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल पट्टी से, जो हमारे गांव में था। ये मेरे घर से 10 मिनट का फासला था। हमें विलेज में ही एक क्वालिटी एजुकेशन मिल पाई। अगर वो स्कूल ना होता तो हो सकता था कि हमें दूर जाना पड़ता, लेकिन पास होने की वजह से हमें वो क्वालिटी एजुकेशन वहाँ मिल पाई। उसके बाद मैं +1 +2 मैंने की AVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल ठाकुरद्वारा से, वहाँ से मेरी +2 हुई। और उसके बाद मैंने जो आफ्टर +2 है मैं धर्मशाला चली गई, और वहाँ मैंने लॉयन क्लब से एक +1 +2 में भी मैंने जो था वो कंप्यूटर साइंस अडॉप्ट कर लिया था। 10th तक मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़ा तो था, लेकिन 9th 10th में मैंने कंप्यूटर साइंस की जगह जो था वो ड्राइंग रखी थी, और ज़्यादा इंटरेस्ट मेरा +1 +2 में ही बना कंप्यूटर साइंस में। और उसके बाद मैंने एक लॉयन क्लब धर्मशाला से एक डिप्लोमा कर लिया बेसिक कंप्यूटर का। तब मेरा थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट कंप्यूटर साइड में आने लगा। फिर उसके बाद मेरे फादर ने बोला कि आप साथ में BSc भी कर लो, क्योंकि ग्रेजुएशन भी मस्ट है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर आप फिल करोगे तो अगर आपके पास आपके ग्रेजुएशन नहीं होगी तो कल को मुश्किल आएगी। तो मैंने साथ में क्या किया, मैंने BSc इग्नू से परस्यू कर ली। और तब मुझे इग्नू के बारे में भी कुछ पता नहीं था कि इग्नू क्या है, या इग्नू कौन सी यूनिवर्सिटी है, इग्नू कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, कैसे प्रैक्टिकल कंडक्ट कराती है, मुझे कुछ नॉलेज नहीं। और मुझे ये भी नहीं नॉलेज कि इग्नू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंडर बनी है, मतलब कुछ नॉलेज नहीं, और मैं ऐसे ही धर्मशाला आ गई एक कोइंसिडेंस से। और जब मैं धर्मशाला आई तो एक जो मेरे रिलेटिव थे, मेरे मामा अनुराग शर्मा, तो उन्होंने मुझे बोला कि ये देखो आकृति, मैं प्रोस्पेक्टस लाया हूँ इग्नू का, और अगर आपने BSc करनी है तो आप भी इग्नू के थ्रू कर सकते हो। तो ऐसे ही मेरा इंटरेस्ट। क्या BSc जैसे हमें यही रहता है कि आर्ट्स ही रहता है सिर्फ? हाँ जी, हम आर्ट्स ही कर सकते हैं प्राइवेट या फिर ऐसा कुछ? हाँ, इग्नू से हाँ, तो क्या हम BSc भी कर सकते हैं सब? हाँ जी, इग्नू बहुत पहले से ही जो है BSc करवाता है। और इग्नू की सबसे अच्छी बात ये है कि ये प्रैक्टिकल भी आपके रेगुलर कंडक्ट कराएगा। जैसे हमारे 14-14 दिन के प्रैक्टिकल्स होते थे, 13 दिन हमें प्रोफेसर पढ़ाते थे, और 14 जो डे होता था हमारा, 14वां जो दिन होता था, वहाँ हमारा एग्ज़ाम लेते थे वो। तो और आपको पता है जो भी डिग्री कॉलेज में जो भी प्रोफेसर होते हैं वो नेट या GRF होते हैं, वो साथ में PhD करते हैं। कई PhD कर चुके होते हैं, और कई कमीशन फाइट करके आते हैं। आपको पता है वो वेल क्वालिफाइड होते हैं। हाँ जी।
तो बहुत अच्छे से कंडक्ट करवाता है इग्नू। हमारे टाइम में तो सिर्फ साल में एक बार प्रैक्टिकल कंडक्ट करवाता था, लेकिन अब इग्नू का स्टाइल जो है वो चेंज हुआ है। अब वो साल में 2 बार प्रैक्टिकल कंडक्ट करवाता है। और इग्नू की सबसे अच्छी ये बात है कि साल में वो 2 बार पेपर कंडक्ट करवाता है। अगर मानो कि कोई बच्चा रेगुलर कुछ और कर रहा है और साथ में इग्नू से स्टडी कर रहा है वो, तो ये है कि अगर वो कोइंसिडेंटली जून में एग्ज़ाम नहीं दे पाया कुछ कारणवश, तो वो दिसंबर में एग्ज़ाम दे सकता है। सबसे अच्छी बात ये है। और दूसरी ये बात है कि आपको अपने स्टडी सेंटर से जुड़े रहना होता है, वो आपको इन्फॉर्मेशन देता है। अगर हो सकता है कई बार स्टडी सेंटर में भी इन्फॉर्मेशन ना हो, तो आप रीजनल सेंटर जो हिमाचल का शिमला में है, जो उसके कोऑर्डिनेटर है मोहन शर्मा जी, तो वो भी बहुत अच्छे से आपको गाइड करते हैं। आपके बीएससी में जैसे क्या-क्या दिक्कतें रही हैं? जैसे मान लो इग्नू से प्राइवेट कोई बच्चा करता है, तो उसको क्या-क्या दिक्कतें हो सकती हैं जो हम बच्चा पूछ सकता है या फिर कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं? दिक्कतें सबसे पहली तो बात आती है कि सेल्फ स्टडी, क्योंकि देखो बीएससी में रेगुलर स्टूडेंट ही फेल हो जाते हैं, तो हम तो फिर कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे थे और साथ में हम कई कुछ और कर रहे थे। जैसे मैं साथ में फैशन डिज़ाइनिंग कर रही थी, बेसिक डिप्लोमा कर रही थी कंप्यूटर का। तो बहुत सारे लोग तो रेगुलर बीएससी करते हैं, सिर्फ सिंगल बीएससी करते हैं और फेल हो जाते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि स्टडी कैसे की जाए। और इग्नू की जो बीएससी है वो बहुत टफ़ है। टफ़ किस लिए? क्योंकि ये अपने जो एग्ज़ाम है वो साउथ में भेजते हैं, और साउथ वालों का एजुकेशन सिस्टम आप जानते हो कि बहुत हाई लेवल का है। केरला का काफ़ी हाई लेवल का एजुकेशन सिस्टम है, और वहाँ के प्रोफेसर हमारी एग्ज़ाम कॉपी चेक करते हैं, तो डिफरेंस तो रहेगा। तो ये बात है। और 7-8 आवर स्टडी तो आपको करनी पड़ती है ड्यूरिंग एग्ज़ाम। और आपको पता है सेल्फ स्टडी का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। फर्स्ट ईयर में तो मुझे ज़्यादा लाइब्रेरी के बारे में पता नहीं था कि लाइब्रेरी है, या आपको पता है घर में हम नहीं पढ़ पाते क्योंकि हम लेज़ी हो जाते हैं, हमारा शेड्यूल नहीं बन पाता। लेकिन फिर फर्स्ट ईयर में मैंने एक सीताराम पार्क था, वहाँ जाके मैंने स्टडी की थी, क्योंकि मुझे आई हैव नो नॉलेज अबाउट लाइब्रेरी इन पालमपुर। तो सेकंड ईयर में आते आते मुझे पता चला कि एक लाइब्रेरी है ओल्ड बस स्टैंड के साथ, जो हमारी गवर्नमेंट लाइब्रेरी थी, तो वहाँ पे जो है हम स्टडी कर सकते हैं। और गवर्नमेंट लाइब्रेरीज़ का ये बेनिफिट होता है कि कोई भी स्टूडेंट वहाँ बैठ सकता है। वहाँ आपको कॉस्ट कोई पे नहीं करनी पड़ती, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको बुक्स मिल जाती हैं, आपको सब जो भी इन्वायरमेंट है वो मिलता है वहाँ पे। आप 10 to 5 और 6 वहाँ आराम से स्टडी कर पाते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं रहती है। क्योंकि अगर हम बात करें प्राइवेट लाइब्रेरीज़ की, तो वहाँ हमें हो सकता है कि 2000 या 3000 पे करके वहाँ हमें मेंबरशिप लेनी पड़े, क्योंकि अगर हमारे पास गवर्नमेंट लाइब्रेरी का ऑप्शन, तो वो वेल एंड गुड है। क्यों वेल? आपने जैसे इग्नू के साथ और कौन-कौन सी पढ़ाई की? इग्नू के साथ मैंने आपको पहले बताया बेसिक कोर्स किया मैंने कंप्यूटर का 6 मंथ का लॉयन क्लब से। उसके साथ मैंने डिप्लोमा इन फैशन डिज़ाइनिंग किया बेक्टर इंस्टीट्यूट से 1 साल का। उसके साथ मैंने डिप्लोमा इन मल्टीलिंगुअल एप्लीकेशन किया, वो किया मैंने सीडेक इंस्टीट्यूट पालमपुर से। और साथ साथ में बीएससी भी चलती रही मेरी, और साथ में मैंने 4 मंथ का नेटवर्किंग कोर्स किया स्किल इंडिया के थ्रू। इग्नू से क्या किया? इग्नू से मैंने बीएससी की मेडिकल में, उसके बाद मैंने मास्टर्स की पॉलिटिकल साइंस में इग्नू से। आप बीएससी के बाद पॉलिटिकल साइंस में वो कैसे आए, क्या सफ़र रहा? मेरा सफ़र रहा, जब मैं बीएससी सेकंड ईयर में थी तो एक फाउंडेशन कोर्स हमें लगा जिसका नाम था, वो ह्यूमैनिटी बेस्ड था। और फर्स्ट टाइम मैंने वो ह्यूमैनिटीज़ वाले प्रोग्राम का जो है एग्ज़ाम दिया, और मैं फ़ेल हो गई उसमें। मेरे 35 मार्क्स आए, 100 में से 40 मार्क्स वाले पास थे, लेकिन मेरे 35 मार्क्स आए। और मैं लिख नहीं पाई, क्योंकि बीइंग अ साइंस स्टूडेंट हमें लिखने की आदत ही नहीं होती है, इस वजह से मैं लिख नहीं पाई और मैं फ़ेल हो गई, और 5 मार्क्स से फ़ेल हुई, ज़्यादा मार्क्स से नहीं।
तो फिर मैंने अरिहंत की जीके, मैं लाइब्रेरी तो जा चुकी थी सेकंड ईयर में, और मैंने अरिहंत की जीके भी स्टार्ट कर दी पढ़ना। तो देन फिर जीके पढ़ते पढ़ते और फिर मैं हिस्ट्री भी पढ़ने लग पड़ी थी, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ने लग पड़ी थी। तो थोड़ा इंटरेस्ट बनता गया और लिखना भी आ गया फिर मेरे को थोड़ा बहुत। और फिर मैंने सेकंड अटेम्प्ट में वो जो पेपर था वो क्रैक कर लिया और मेरे 50-60 मार्क्स आए। इवन उससे पहले ना मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन का कोई नॉलेज था, ना पार्लियामेंट का कोई नॉलेज था, ना लोकसभा का, ना राज्यसभा का, कंट्री में क्या इंटरनेशनल रिलेशन में क्या चल रहा है या क्या बास्ट हैपनिंग हो रही है, कुछ नॉलेज नहीं। क्योंकि हमारे फैमिली में एक मेंटालिटी होती है, या पहले जब हम पढ़ते थे तो एक मेंटालिटी होती थी कि अगर कोई स्टूडेंट आर्ट्स ले रहा है तो या तो वो बहुत लो है स्टडी में, या तो इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा आगे चल के, और बस अगर हमने मेडिकल और नॉन मेडिकल परस्यू किया तभी हम इंटेलिजेंट है। पर ऐसे ये सोच जो है गलत है। आपको पता है जितने भी सिविल सर्विसेज टॉपर रहे हैं, चाहे वो टीना धाबी है, रिया धाबी है, उनका भी जो ग्रेजुएशन है वो पॉलिटिकल साइंस से ही रहा है। क्योंकि हमको इतनी गाइडलाइन नहीं मिलती थी हमारे टाइम में, ना इतना यूट्यूब होता था, ना इतना सोशल मीडिया होता था। आप क्या समझते हैं कैरियर के लिए गाइडेंस के ऊपर अभी, क्योंकि आप उस दौर से गुजर चुके हैं, तो जैसे बच्चों के लिए अभी या जो लोग अभी स्टार्टिंग एज में हैं तो उनके लिए कैरियर गाइडेंस कितनी की ज़रूरी है? सबसे पहले तो हमें बच्चे का इंटरेस्ट देखना चाहिए कि उसका इंटरेस्ट किस साइड है। अगर उसका इंटरेस्ट ह्यूमैनिटीज़ के साइड है, वो आर्ट्स लेना चाहता है, तो उसको अपना कैरियर आर्ट्स में परस्यू करना चाहिए। अगर उसका इंटरेस्ट जो है वो मेडिकल लाइन में है, ही और शी बिकम अ डॉक्टर, तो उन्हें मेडिकल लाइन चूज़ करनी चाहिए। अगर किसी का इंटरेस्ट जो है इंजीनियरिंग साइड है, तो उसे जो है वो नॉन मेडिकल लेना चाहिए। तो पहले तो हमें अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए कि हमें किस साइड इंटरेस्ट है या किस सब्जेक्ट में हमारा इंटरेस्ट है। क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ जो है वो इंटरेस्ट के साथ करते हैं तो उसमें हम जो है उसको मज़ेदार बना के करते हैं। अगर ज़बरदस्ती कोई हम सब्जेक्ट रखते हैं तो हम उसको इतने इंटरेस्ट से नहीं पढ़ते हैं, ऐसे लगता है कि हमें ये पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर हम अपने इंटरेस्ट से कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं कि इसे पढ़ते ही रहें। और हमें तो आप